गाइज एक चीज़ इस वीडियो में सबसे पहले आप जान लो कि हम सिर्फ और सिर्फ टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो। इस वीडियो का जो टाइटल है वो है ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स। आज हम पढ़ेंगे अपने यूनिवर्स के बारे में, तो ध्यान रखना सिर्फ वो क्वेश्चन होंगे जो ब्रह्मांड से रिलेटेड होंगे। इसमें मैं उन क्वेश्चंस को नहीं रखूंगा कि जिसमें तारे आते हैं, बाकी के ग्रह हैं, मंदाकिनियाँ हैं, ये सब इन्हें नहीं रखूंगा, सिर्फ ब्रह्मांड। फिर जब हम ब्रह्मांड के आगे बढ़ेंगे तो ये सारी टॉपिक मैं कवर करता जाऊंगा। इससे क्या होगा कि आपका जो एक टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर अगला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, इस तरह आपके सारे टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे। इसलिए वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना आप लोग। इसके अलावा एक चीज़ जो पहले ही बता देता हूँ, जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ना पसंद करते हैं, उनके लिए स्क्रीन पर इंग्लिश में सारे पॉइंट दिए हुए हैं, आप वहाँ से इन सारे पॉइंट को नोट करना। इसके अलावा बाकी सारे कैंडिडेट भी सारे के सारे वन लाइनर पॉइंट्स को अपने पास नोट कर लेना, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक। और अगली चीज़ कि वीडियो में सिर्फ वो क्वेश्चन रख रहा हूँ जो एग्जाम से रिलेटेड है, आलतू फालतू के क्वेश्चन नहीं रखूंगा। वरना आप भी जानते हो कि यूट्यूब पे कई सारी वीडियो मिलती हैं जिनके टाइटल लिखे होते हैं कि भाई ब्रह्मांड के बारे में रोचक तथ्य, आलतू फालतू की एलियन वेलियन रिलेटेड बातें दी हुई होती हैं, तो वो आपके काम की नहीं होती हैं। मैं सिर्फ वो क्वेश्चन दूंगा जो एग्जाम से रिलेटेड हैं, ठीक। वीडियो को कंप्लीट देखना एंड तक। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि ब्रह्मांड से पहले कभी भी समय का अस्तित्व नहीं था। जैसे आज हम समय जानते हैं ना, जो हम मिनटों में, घंटों में, सेकंड में इसमें मापते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले ये नहीं था। ये थ्योरी स्टीफन हॉकिंग ने भी बताई हुई है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले समय नहीं था। और गाइज एक चीज याद रखो, जब भी आप ब्रह्मांड के बारे में पढ़ोगे तो ब्रह्मांड 3 तरीकों से पढ़ना होगा, 3 पार्ट में बांट के पढ़ना होगा। पहला पार्ट होगा जिसमें आप पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड एवं खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति कैसे हुई। दूसरा ब्रह्मांड का विकास, यानी जिसमें खगोलीय पिंड जो है उनकी मतलब उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद तीसरी चीज जो आप पढ़ेंगे वो होगी खगोलीय पिंडों की स्थिति और उनका मानचित्र, यानी कि सूर्य से चंद्रमा तक की दूरी, पृथ्वी तक की दूरी, बाकी ग्रहों के बीच में दूरी, ये सब। अब हमारा पहला जो पार्ट है वो है कि ब्रह्मांड एवं खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति। तो हमेशा याद रखो कि इन सब का अध्ययन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन हम करते हैं कॉस्मोगोनी में। और इससे रिलेटेड नीचे मैंने लाइन लिखी हुई है, कॉस्मोगोनी रिफर्स टू द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स और सोलार सिस्टम और अर्थ एंड मून सिस्टम। यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सौरमंडल की उत्पत्ति और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच संबंध, सबका अध्ययन होता है कॉस्मोगोनी में। दूसरा पॉइंट पढ़ो, कॉस्मोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ओरिजिन, एवोल्यूशन एंड इवेंचुअल फेट ऑफ द यूनिवर्स। यानी कि ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन हम करते हैं कहाँ? कॉस्मोलॉजी में। इसके बाद कॉस्मोग्राफी इज द मैपिंग ऑफ द यूनिवर्स एज ए होल सिस्टम। यानी कि जो भी नक्शे हैं सौरमंडल से रिलेटेड, उन सब का अध्ययन होता है कॉस्मोग्राफी में। अब यहाँ पर कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें शायद कंफ्यूजन होगी कि ब्रह्मांड क्या होता है और अंतरिक्ष क्या होता है। देखो, स्पेस किसे कहते हैं, अंतरिक्ष किसे कहते हैं, ये जान लो। किसी भी एक पिंड के चारों ओर जो वातावरण होता है, ब्रह्मांड का जो हिस्सा होता है, उसे हम स्पेस बोलते हैं, अंतरिक्ष बोलते हैं। जैसे हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी से अगर आप देखें तो आपको बादल दिखाई देंगे, आसमान नीला दिखाई देगा। आप जब थोड़े और ऊपर जाएंगे तो आपके आसपास जो आसमान है वो काला दिखाई देता है। इसलिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि जो एस्ट्रोनॉट वगैरह होते हैं उन्हें आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, उन्हें अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? काले रंग का, ठीक। तो जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के आसपास जो वातावरण है, जो आसमान है, वो पृथ्वी के लिए उसका अंतरिक्ष स्पेस है। जबकि ब्रह्मांड में कई सारे स्पेस या अंतरिक्ष आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स बिगेन 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से 13.8 अरब साल पहले हुई थी। अब कई लोग ऐसे होंगे जिन लोगों को ये लगता होगा कि ब्रह्मांड कैसे बना। तो एक चीज याद रखो, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी उस टाइम पर कुछ नहीं था। ब्रह्मांड सिर्फ एक छोटे से बिंदु के रूप में था, एक छोटे से एटम के रूप में था, जिसका जो घनत्व था वो बहुत भयंकर, बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसका जो आकार था वो बहुत ही सूक्ष्म था। इसके अलावा जब इस कण में इसका तापमान बढ़ा, इसके अणुओं में घिसावट हुई, तब इसमें एक विस्फोट की क्रिया हुई, ठीक। अब मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा कि वो एक्चुअली में विस्फोट था या नहीं था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी इस चीज़ को ध्यान में रखिए, इसमें एक विस्फोट हुआ जिससे इसके जो कण हैं वो चारों ओर फैल गए और इस तरह ये फैल देगा। और ये सेकंड के भी 1000 में 10,000 में उससे भी कम भाग में ये ब्रह्मांड में कई प्रकाश वर्ष दूरी पर फैल गए। इस तरह ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था।
अब तुम्हें याद रखना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो क्या है, उसे कहते हैं महाविस्फोटीय सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी। ये थ्योरी जॉर्ज लेमेत्रे ने 1927 में दी थी और उस टाइम पे इस थ्योरी को हम बोलते थे एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। उस टाइम पे सिर्फ बिग बैंग थ्योरी नहीं बोलते थे, ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक। फिर 1929 में एडविन हब्बल ने ये प्रूव किया था कि बिग बैंग थ्योरी सही है। वो कैसे? इन्होंने जब दूरबीन से देखा तब इनने पाया कि अंतरिक्ष में जो पिंड है, जो ब्रह्मांड में पिंड है, वो कंटिन्यू एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तब इनने ये चीज को कंफर्म किया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण महाविस्फोटीय सिद्धांत है। इसके बाद 1948 में होयल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट दिया, जो कि प्रूफ करता था कि महाविस्फोटीय सिद्धांत ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण है। इसके बाद 1992 में इस थ्योरी यानी कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, इसका नाम पड़ा बिग बैंग थ्योरी, ठीक। अब यहाँ एक चीज और बताता हूँ, जो जॉर्ज लेमेत्रे ने महाविस्फोटीय सिद्धांत दिया था वो इनका नियम पूरा का पूरा सापेक्षता के सिद्धांत पर आधारित था। अब ये चीज आप में से लगभग सबको पता होगी कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अब अगले पॉइंट पर आओ। एस्ट्रोनॉमर्स आर येट टू नो ओनली अबाउट 4% ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि अभी तक जितने भी खगोलविद हैं, एस्ट्रोनॉमर्स हैं, इन सबको सिर्फ ब्रह्मांड के 4% हिस्से का ही पता है, इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर अबाउट 10⁻11 गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स एंड ईच गैलेक्सी हैज अबाउट 10⁻11 स्टार्स, यानी कि ब्रह्मांड में 10⁻11 मंदाकिनी, नहीं ये वाली नहीं, ये वाली मंदाकिनियां हैं और प्रत्येक मंदाकिनी में 10⁻11 तारे हैं। इसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पे, 4 फंडामेंटल फोर्सेस प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। देखो एक क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मांड में कितने बल हैं, या फिर दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये सभी ये किस बल के कारण एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो यहाँ पर 4 बल होते हैं जो इन सब के बीच में कार्य करते हैं, और ये चारों बल है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, द वीक फोर्स एंड द स्ट्रॉन्ग फोर्स। ये चारों बल कार्य करते हैं इन सब पिंड के बीच में। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा कि पार्टिकल्स फॉर्म्ड एट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो कौन कौन से कणों की उत्पत्ति हुई, कौन से कण सबसे पहले बने थे? तो ये कण थे क्वार्क, लेप्टॉन्स, फोटोन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ठीक, ये सारे कण थे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज फोटॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर फॉर्म्ड बाय क्वार्क्स। देखो क्वार्क्स जो थे ये जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो सबसे छोटे कण थे जो सबसे पहले मुक्त हुए थे, और इन्हीं क्वार्क्स से बाकी सारे कण की उत्पत्ति हुई। बाकी कणों से धीरे धीरे चल के जितने भी आपके पेरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उन सबकी उत्पत्ति हुई। तो क्वार्क्स जो थे इन्हीं से सबसे पहले फोटोन बने। फोटोन आपको पता होगा कि प्रकाश जिन छोटे छोटे कणों में गमन करता है उन्हीं को हम फोटोन कहते हैं, और फोटोन से भी छोटे कण होते हैं क्वार्क्स। तो प्रकाश इन्हीं छोटे छोटे क्वार्क से बनता है, और जो फोटोन्स का निर्माण करते हैं फोटोन से हमें प्रकाश बना हुआ दिखाई देता है। ये चीज़ आप अच्छे से याद कर लें। अब जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग से हुई है नहीं हुई है, ये कंफर्म कब हुआ, तो 1964 के लगभग में कई एस्ट्रोनॉमर्स ने एक चीज़ पे सबने सेम थ्योरी दी थी कि ब्रह्मांड जब उत्पत्ति हुई ब्रह्मांड की, तब ब्रह्मांड के उत्पत्ति के 10⁻43 सेकेंड के अंदर ही ब्रह्मांड की लगभग 97.5% एनर्जी रिलीज हो चुकी थी, यानी कि जिसका क्षय हो चुका था, और इतनी एनर्जी सिर्फ एक विस्फोट से ही क्षय हो सकती है। यही कारण था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी को माना गया। अगला पॉइंट है हाइड्रोजन आर फॉर्म्ड बाय प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक, जब क्वार्क वगैरह से प्रोटॉन का निर्माण हुआ, न्यूट्रॉन का निर्माण हुआ, फिर जाके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हाइड्रोजन का निर्माण हुआ। अगला पॉइंट है कि मोस्ट कॉमनली फाउंड एलिमेंट इन द यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो है हाइड्रोजन। ये चीज भी आप लोगों को पता होगी। इसके बाद अगला पॉइंट बनेगा कि इन 1964 पीटर हिग्स डिस्क्राइब्ड द वेट ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ बोसॉन, यानी कि 1964 में सबसे पहले पीटर हिग्स ने बताया था कि ब्रह्मांड में जितनी पदार्थ हैं उन सब में भार होता है, और ये जो थ्योरी थी इनकी, ये सत्येंद्र नाथ बोस के बोसोन के सिद्धांत पर आधारित थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हिग्स बोसोन पार्टिकल इज कॉल्ड गॉड पार्टिकल्स। देखो गॉड पार्टिकल्स का नाम शायद नहीं सुना होगा कई लोगों ने, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। देखो
हमारे ब्रह्मांड में कुछ ऐसे कण हैं जिनकी उत्पत्ति के बारे में किसी को जानकारी नहीं है कि ये कण कैसे बने, इसलिए इन कणों को ईश्वरीय कण यानी कि गॉड पार्टिकल्स कहा जाता है, क्योंकि इनका भाई हमें कोई जानकारी नहीं है। जबकि इन कणों की जो उत्पत्ति हुई है वो हिग्स और बोसोन के सिद्धांत के आधार पर हुई है, यानी इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो गॉड पार्टिकल से रिलेटेड थी, इसीलिए गॉड पार्टिकल्स को एक और नाम से जानते हैं, हिग्स एंड बोसोन पार्टिकल्स। इसके बाद अगला है व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड का औसतन तापमान क्या है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। तो यह अप्रोक्सीमेटली आपका कितना 2.73 केल्विन्स। जिस टाइम पे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी सारे के सारे ब्रह्मांड के पिंड जो थे लावा के रूप में थे, इसलिए ब्रह्मांड का टेम्परेचर जो था वो काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन मात्र कुछ ही सेकंड के हिस्से में इसका टेम्परेचर लगभग 4500 डिग्री केल्विन के करीब नीचे गिर गया था। इस तरह ये प्रक्रिया कंटिन्यू चली और धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता चला गया। लेकिन जैसे जैसे तारे बने, तारों में ऊर्जा बनी, ऊर्जा के कारण उनमें जब ऊष्मा का आवेश हुआ तब जाके ब्रह्मांड का टेम्परेचर फिर से बढ़ा और आज ये है कि औसतन ब्रह्मांड का जो टेम्परेचर है वह 2.73 केल्विन। अगला क्वेश्चन है 75% ऑफ द मैटर इन द यूनिवर्स इज डार्क मैटर, यानी ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी मैटर हैं, जो भी द्रव्य हैं, उन सारे द्रव्यों में से 75% ऐसे मैटर हैं जिन्हें डार्क मैटर कहते हैं। अब देखो, डार्क मैटर हम उन्हें बोलते हैं जिसकी हमें जानकारी नहीं है, ऐसा तत्व जो हमसे छुपा हुआ है या हमारे जिस 4% ब्रह्मांड को हम जानते हैं उसमें नहीं आता है, उससे अलग है। तो ऐसे मैटर को हम डार्क मैटर बोलते हैं जिसकी जानकारी हमें नहीं है। अगला है द फास्टेस्ट मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स इज द न्यूट्रॉन स्टार, यानी ब्रह्मांड में सबसे तेज गति से करने वाला वस्तु या फिर ऑब्जेक्ट क्या है, तो वो है न्यूट्रॉन स्टार। अगला क्वेश्चन बनेगा आपका कि देयर इज नो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ये चीज़ बिल्कुल सही है और ये क्वेश्चन भी अच्छा है। ब्रह्मांड का कोई भी केंद्र नहीं है, क्योंकि कॉमन सी बात है यार, अभी तक हम ब्रह्मांड का सिर्फ 4% ही जान पाए हैं, हमें तो जानकारी भी नहीं है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। इसके बाद अगला पॉइंट है हु सजेस्टेड द कॉस्मिक कैलेंडर, इसका आंसर हो जाएगा कार्ल सैगन। कार्ल सैगन थे जिन्हें सबसे पहले ब्रह्मांड कैलेंडर बनाने का सुझाव दिया। अब ये होता क्या है, देखो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसके बाद आकाश में तारों की उत्पत्ति, तारामंडल, ग्रह, इन सब की उत्पत्ति को बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे। तो कॉमन सी बात है, इस चीज़ को एक छोटे से रूप में समझाना बड़ा कठिन था, इसलिए उन्होंने एक कैलेंडर बनाया। कैलेंडर कैसा कि अगर तुम मान लो कि 1 जनवरी को ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो किस डेट में किस चीज़ का निर्माण हुआ, इस तरह उन्होंने 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सारे ग्रह, तारों की उत्पत्ति को दर्शाया था। इस कैलेंडर को आप चाहो तो इंटरनेट पर सर्च कर लेना, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। सो गाइज, ये सारे पॉइंट वो हैं जो ब्रह्मांड से रिलेटेड हैं। थोड़े से ही पॉइंट है, मैंने ज़्यादा पॉइंट भी नहीं रखे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई 1.5-2 घंटे की क्लास चला दी, उसमें आप लोगों को रख दिया इकट्ठा भर के कि लो पूरी बोरी उठा के कंधे पे और निकल जाओ। आपको बहुत कम ही क्वेश्चन दिए हैं, इतने क्वेश्चन है कि आप आराम से 10-15 मिनट में भी इन्हें याद कर सकते हो पढ़ के, और कई क्वेश्चन हो सकता है वीडियो में देखते देखते भी आपको याद हो गए होंगे। तो अगर आप चाहते हो ऐसे और भी क्वेश्चन आपको मिलें तो प्लीज़ इस वीडियो को सपोर्ट करना, तभी इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। ठीक, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी और वीडियोस मिलें, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सारे ऐसे क्वेश्चन कवर करूं आपके जो एनटीपीसी में आ सकते हैं। इसलिए चैनल पर बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़।